Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस में। हमारे पास बात चल रही थी यूनिट नंबर 4 की, जिसका नाम है कार्ब धात्विक रसायन, जिसकी अभी तक 2 क्लासेज ही हुई है और अभी भी ये यूनिट जो है बहुत ताज़ा ही है, ज़्यादा पुरानी हुई नहीं है। कल हमने बात की थी वर्गीकरण की। कल मैंने कार्ब धात्विक यौगिकों के वर्गीकरण की बात की थी कि इनको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने वर्गीकरण में आपको बताया था कि इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो लिगैंड की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, एक तो लिगैंड की प्रकृति के आधार पर, और दूसरा कौन सा? धातु और कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर, बंध की प्रकृति के आधार पर। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने ये वाला तो पढ़ लिया था लिगैंड की प्रकृति के आधार पर। अब हमको आज क्या पढ़ना है? ये वाला पढ़ना है, धातु और कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर हमको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां होता क्या है, देखो धातु और कार्बन, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, हमको वो बताना है। आपको पता है बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? हमने अलग अलग तरह के बॉन्ड पढ़े हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, सह संयोजक बॉन्ड पढ़ा है, उप सह संयोजक बॉन्ड पढ़ा है, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा है। ठीक है, तो उनमें से ही कुछ यहाँ पे है। तो देखो धातु और कार्बन के बीच में जो बंध होता है ना, उसके आधार पर हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन से? एक तो हमने इसको बांट दिया आयनिक यौगिक। किस में बांट दिया? आयनिक यौगिक। एक हमने इसको बांट दिया सह संयोजक यौगिक, सह संयोजक यौगिक। और एक हमने क्या बांट दिया? एक हमने बांट दिया इसको विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन, विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। ये आपके लिए कुछ नया एक्सपीरियंस है शायद, मेरे हिसाब से तो आपने आयनिक यौगिक पढ़े हुए हैं, सह संयोजक यौगिक पढ़े हैं, लेकिन आपने विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक नहीं पढ़े हैं। ठीक है, या पाई बंध युक्त यौगिक भी लिखा हुआ होगा कहीं। ठीक है, बंध लिख लो आप, पाई बंध युक्त यौगिक। तो हमको यहाँ पे तीनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? आयनिक यौगिक की, आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, अच्छा आयनिक यौगिक कब बनते हैं? आयनिक यौगिक कब बनते हैं? देखो जब हमारे पास 2 परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो हमारे पास आयनिक यौगिक बनते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास जैसे आपने सोडियम क्लोराइड पढ़ा है, आयनिक यौगिक। वैसे मुझे आपको आयनिक यौगिक के बारे में क्यों बता रहा हूँ, नहीं बताना चाहिए, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड पढ़ा है, सोडियम क्लोराइड के बीच में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? अधिक होती है। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और इस पर आ जाता है माइनस और इस पर हो जाता है प्लस। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे तरीके से आकर्षित करता है और ये इलेक्ट्रॉनों को इतना अच्छी तरह आकर्षित नहीं कर पाता। कौन आकर्षित नहीं कर पाता? सोडियम। ठीक है, तो आयनिक यौगिक कब बनेंगे? जब हमारे पास, जब क्या होगा? जब धातु व कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अधिक अंतर हो। धातु व कार्बन की विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर हो।
बहुत अधिक अंतर हो। There will be more differences of electronegativity between metal and carbon। ठीक है, जब भी हमारे को आयनिक कंपाउंड बनाने हैं तो हमको क्या चाहिए, धातु व कार्बन की विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5, वो है 2.5। तो हमारे पास जो दूसरा तत्व है ना, जो दूसरा है कौन, धातु, उसकी विद्युत ऋणता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, उसकी विद्युत ऋणता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उसकी जो विद्युत ऋणता है ना वो लगभग 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, 1 से या 1.2 से कम होनी चाहिए, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो धातु और कार्बन की विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि कार्बन की 2.5 है तो धातु की 1.2 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो विद्युत ऋणता में इतना अंतर होना चाहिए, तभी हमारे पास आयनिक यौगिक बनेंगे। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या होता है, जो क्षार धातु है ना, क्षार धातु है, क्षार धातु है, आपको पता है कौन सी क्षार धातु है, कौन सी, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आती है। क्षार धातुएं आयनिक यौगिक बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, आयनिक यौगिक बनाती है। क्षार धातुएं आयनिक यौगिक बनाती है। ठीक है, तो क्षार धातुएं किसके साथ आयनिक यौगिक बनाएगी, कार्बन के साथ बनाएगी। ठीक है, कार्बन के साथ बनाएगी। अच्छा, अब इनमें कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है, उनकी बात हमको यहां पे करनी है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा अंतर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए ये क्या होंगे, ध्रुवीय होते हैं। तो इनके गुण क्या हैं, इनके गुण ये हैं, ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन विलायकों में अविलेय होते हैं, हाइड्रोकार्बन विलायकों में अविलेय होते हैं, यानी कि उसमें विलय नहीं हो पाते हैं, अविलेय नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवीय में तो होंगे ही, सीधी सी बात है, ध्रुवीय में तो होंगे ही, क्योंकि समान समान को घोलता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये भी क्या है, इसकी प्रकृति ध्रुवीय जैसी है, जबकि ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन विलायकों में क्या लिखा है मैंने, ये हाइड्रोकार्बन विलायकों में अविलय, अच्छा मैंने दोनों लैंग्वेज लिख दी, या तो मुझे ये लिखना चाहिए था कि विलय नहीं होते, या फिर मुझे लिखना चाहिए था कि अविलय होते हैं, दोनों चीजें लिख दी। कोई बात नहीं, एक चीज को हटा देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन विलायकों में अविलय होते हैं, जबकि ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। मैंने दोनों ही तरीके से लिख दिया था, मुझे एक तरीके से नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, गुण हो गए। इसके अलावा कौन से गुण होते हैं, ये मार्कर और धीरा हो गया। इनके जो विलयन है ना, इनके विलयन विद्युत के चालक होते हैं, इनके विलयन क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, इनके विलयन विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, इनके विलयन विद्युत के चालक होते हैं। मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट बच्चों, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। इनके विलयन क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। 1 मिनट मार्कर चेंज करने की कोशिश करता हूं मैं, चलो मैं बता देता हूं। जैसे हमारे पास क्या है, C2H5Na, ठीक है, अगर इसको हम क्या करें, अगर हम इसको जल अपघटित करवाएं, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए, तो ये देखो C2H5- तो अलग हो जाएगा और Na+ अलग हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से ये वाला तो किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, ये किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा,
और ये किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा गुण क्या हो गया, दूसरा गुण क्या हो गया इसका, कि इनके विलयन विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, इसको किसी विलयन में डालिए, इसका वैद्युत अपघटन करवाइए, और वैद्युत अपघटन करवाने के बाद ये जो कार्बन वाला समूह है, कार्बनिक समूह है, वो किस पे जाता है, वो जाता है एनोड पे। और जो हमारे पास धातु है, सोडियम है, वो किस पे जाता है, वो जाता है कैथोड पे। वो किस पे जाता है, कैथोड पे। इसके अलावा और भी चीजें हम देखते हैं, ये उभय अपघटन अभिक्रियाएं देते हैं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं देते हैं, मतलब डबल डीकंपोजिशन। डबल डीकंपोजिशन कैसे, जैसे हमारे पास है C2H5Na, ठीक है, और यहां पे हमारे पास कोई और कंपाउंड है, जैसे हम ले लेते हैं एल्किल हैलाइड C2H5Br। ठीक है, डबल डीकंपोजिशन यहां पे दे देते हैं। डबल डीकंपोजिशन का मतलब है कि ये भी टूट जाता है और ये भी टूट जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बनता है, C2H5, ये यहां से ब्रेक हो जाता है, यहां से ब्रेक हो जाता है, तो C2H5 C2H5, और यहां पे सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई हमारे पास, आयनिक कंपाउंड की। किसकी बात हो गई, आयनिक कंपाउंड की बात हो गई। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत तो है नहीं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो, इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये मत सोचना कि सिर्फ क्लासिफिकेशन ही तो है। कई बार ऐसा होता है कि क्लासिफिकेशन ही पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, पेपर उठा के देखोगे। खुद मेरे टाइम में, आपको पता है, जब मैं कॉलेज में था, मेरे टाइम में इस यूनिट में, जब आर कॉलेज में था, इस यूनिट में मुझे कुछ याद ही नहीं हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो लास्ट टाइम मैंने क्या किया, एक दिन पहले मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था और क्लासिफिकेशन, ये दोनों चीज में पढ़ गया, दोनों चीज में पढ़ गया, और कोई नहीं पढ़ के गया। और आप ये देखिए एग्जाम में क्या आया, एग्जाम में ये आ गया कि कार्बधात्विक यौगिकों पे टिप्पणी लिखी है और वर्गीकरण बताइए। अब आप देखिए कितनी अच्छी किस्मत थी। ठीक है, उसके बाद से तो हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। और इसके अलावा अब देखो, फाइनल ईयर वालों के एग्जाम भी है, आप में से कुछ क्लास ले रहे हैं जिनके अब एग्जाम है, ठीक है, और नहीं भी ले रहे, तो मैं ऐसे स्टूडेंट को चाहता हूं जो फाइनल ईयर के अब एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन में मैं मोस्ट क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं थर्ड ईयर के बच्चों के लिए। ठीक है, आप भी देख सकते हो जो सेकेंड ईयर से प्रमोट होके आए हैं, लेकिन थर्ड ईयर वालों को अभी जरूरत है। ठीक है, तो कोई भी आपकी नज़र में थर्ड ईयर वाला हो ना, जिसको प्रॉब्लम आ रही हो, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो एक बार मेरी वीडियो जरूर देख ले, उसको चैनल से जोड़िए। ठीक है, जल्दी ही आने वाली है, आपके लिए भी है वो, लेकिन उनको ज़्यादा ज़रूरत है ना, आपके बड़े भाई बहन हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। और बड़ी धमाकेदार होने वाली है वीडियो, ध्यान रखना, काम चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक तो हो गया हमारे पास आयनिक यौगिक, और एक हमारे पास क्या है, सह संयोजक यौगिक। ठीक है, सह संयोजक यौगिक का मतलब क्या है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, एक मिनट मारकर चेंज कर लेते हैं। सह संयोजक यौगिक का मतलब क्या पढ़ा था आपने, कि दो परमाणु हैं आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, दो परमाणु हैं आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और समान इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, समान इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं। तो ऐसा बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाता है, सह संयोजक बॉन्ड कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, और ऐसे कंपाउंड सह संयोजक यौगिक कहलाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इसकी बात करनी है, सह संयोजक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो सह संयोजक यौगिक में ज्यादा कुछ नहीं है। देखो यहां पे क्या है, अधातु, इसकी परिभाषा क्या है, अधातुए अथवा कम विद्युत धनी धातु, धनी धातु। देखो हम कार्बधात्विक पढ़ रहे हैं, माना हम कार्बधात्विक पढ़ रहे हैं, लेकिन
धातु का मतलब सिर्फ हमारे पास, धातु का मतलब हमारे पास सिर्फ धातु से नहीं है। हालांकि हमारे पास यूनिट का नाम क्या है, कार्ब धात्विक है, ठीक है, जिसमें कार्ब से कार्बन है, धात्विक से धातु होना चाहिए, लेकिन सिर्फ धातु से नहीं है, हमारे पास यहाँ अधातुएं भी हो सकती है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अधातुएं हो सकती है या कोई भी परमाणु हो सकता है, मैंने बताया था हाइड्रोजन को छोड़कर। बस शर्त क्या होनी चाहिए कि कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, विद्युत ऋणता कार्बन से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कम विद्युत धनी या कम धन विद्युती इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, कम धन विद्युती धातुएं कार्बन के साथ सह संयोजक यौगिक बनाती है, कार्बन के साथ सह संयोजक यौगिक बनाती है, सह संयोजक यौगिक बनाती है बच्चों, ठीक है, सह संयोजक यौगिक बनाती है। अधातुएं अथवा कम धन विद्युती धातु कार्बन के साथ सह संयोजक यौगिक बनाती है। तो कभी भी ये मत सोचना कि कार्ब धात्विक में धात्विक से मतलब धातु है, जरूरी नहीं है कि धातु हो, अधातुएं भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, C2H5 2 जिंक, ये हमने कंपाउंड पढ़े थे। हालांकि छिपकली घूम रही है, देखो रात में क्लास बना रहा हूँ, छिपकली घूम रही है, घूमने में लग रही है, कोई बात नहीं, घूमने दो, उसको भी क्लास लेनी है। देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन वाला समूह है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जिंक है, ठीक है। दोनों ने क्या बना रखा है, सह संयोजक यौगिक बना रखा है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो सकता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर आप तो अधातु की भी बोल रहे थे, हाँ मैं अधातु की बोल रहा था, तो हमारे पास ये हो सकता है CH3 3B, ये हमारे पास अधातु हो सकता है, बोरोन अधातु है, ठीक है। तो ये हमारे पास सह संयोजक यौगिक बना सकते हैं। आपको तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अधातुएं भी बना सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कम धन विद्युती होनी चाहिए, ठीक है। या फिर एक तरीके से देखो, इस वर्ड को आप छोड़ो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो इस वर्ड को आप छोड़ो, आपको तो वही बात याद रखनी है ना, अधातुएं, है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, किससे, उससे तो कम होनी चाहिए, ठीक है, किससे, कार्बन से, वो तो सबके लिए कंडीशन है, ठीक है। बाकी का हमारे पास ऐसे ही है, सह संयोजक यौगिक आपको पता है और आयनिक यौगिक आपको पता है। अच्छा, अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है, सह संयोजक यौगिक के अलावा तीसरा पॉइंट क्या है, देखो तीसरा पॉइंट है पाई विस्थानीकृत बंध युक्त यौगिक, ठीक है। लेकिन हमने ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम कल, हमने आज सिर्फ बात किसकी करी, आयनिक यौगिक की और सह संयोजक यौगिक की। देखो इसमें कम धन विद्युती लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं लिखवाता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कम धन विद्युती लिख सकते हैं, कम धन विद्युती धातु लिख सकते हैं, ठीक है, कम धन विद्युती धातु, ठीक है। कम धन विद्युती धातु का मतलब है जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो लेकिन कम हो, जैसे जिंक, जिंक आपको पता है 3D सीरीज में सबसे लास्ट में आता है, 3D सीरीज में सबसे लास्ट में आता है जब हम बात करते हैं, स्कैंडियम से चलते हैं जिंक पे, ठीक है। तो जिंक क्या होता है, सबसे कम पॉजिटिव होता है, सबसे कम धन विद्युती धातु होता है। तो इस प्रकार के जो धातु हैं वो हमारे साथ कार्बन के साथ क्या बना सकते हैं, सह संयोजक बंध बना सकते हैं, या फिर अधातुएं भी हमारे साथ कार्बन के साथ बंध बना सकती है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वो तीसरा वाला टॉपिक आज हो नहीं पाएगा क्योंकि उसमें से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और मुझे वो और भी शानदार तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।